ओके, अगला टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास 2+I में दिया हुआ है। ठीक है, गौर से समझना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी ये जैसे कि आप देख रहे हो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन किस चीज़ का हो सकता है, ओरल इंफॉर्मेशन का और रिटन का, या कोई फ़ोटो का, या कोई वीडियो का। अभी कैसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। ठीक है, तो ओरल, रिटन, वर्बल, मतलब फ़ोटो या वीडियो कुछ भी आप क्या करते हो, आप ट्रांसमिट करते हो या फिर आप ट्रांसफ़र करते हो। ट्रांसफ़र को आप देख सकते हो होते हुए, ट्रांसमिट को आप नहीं देख सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली अंदर किसी और तरीके से होता है। ठीक है, तो आप ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसमिट करते हो, कैसे करते हो, तो आप पर्सन टू डिवाइस करते हो, डिवाइस टू पर्सन करते हो, पर्सन टू पर्सन करते हो, या फिर आपका डिवाइस टू डिवाइस करते हो। तो ये होता है जी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप कोई ना कोई डिवाइस का इस्तेमाल तो करते ही हो। तो ये डिवाइस जो हो सकता है वो कौन हो सकता है, तो डिवाइस जो है जो कोई भी आपके सामने, जैसे टेलीफोन है या मोबाइल है, कैमरा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैमरा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो, कंप्यूटर है। तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ोतरी दी है। ये कुछ नया आया है पहली बार, पहले नहीं था ये। ठीक है, कोई भी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। वीडियो प्लेयर है, सीडी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एवी प्लेयर हो गया, स्पीकर हो गया आपके, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया। ठीक है, माइक हो गया जिससे मैं आपको बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया। तो ये 2I में कवर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास वो आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी बेसिकली सेकंड स्टेज होती है क्रिमिनल लॉ की। क्या होती है, सेकंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इंक्वायरी सेकंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। इंक्वायरी के बाद ट्रायल आता है। अब इंक्वायरी से पहले क्या आती है, इन्वेस्टिगेशन आती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर कंप्लेंट केस की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि पहले इन्वेस्टिगेशन ही हो। ठीक है, सिर्फ इंक्वायरी और सीधे ट्रायल, मैंडेटरी नहीं है कि इंक्वायरी से पहले इन्वेस्टिगेशन जो है होना मैंडेटरी, ऐसा नहीं है। तो ऐसा जर्नल रूल है, एफआईआर के केसेस में जर्नल रूल है। मतलब अगर हम देखें तो एफआईआर के केसेस में तो जर्नल रूल तो यही है कि इंक्वायरी से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन कहीं कहीं इंक्वायरी से पहले इन्वेस्टिगेशन होना मैंडेटरी नहीं है, जैसे कंप्लेंट केस। ठीक है, तो ट्रायल और इंक्वायरी ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट करते हैं। तो मैजिस्ट्रेट अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्ट करे और उसके अंदर ट्रायल हटा दें, क्योंकि ट्रायल तो अलग चीज़ है ना, तो जो भी मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अपना के कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हैं, इसे कहा जाता है इंक्वायरी। क्लियर हो गया, तो इंक्वायरी जो होती है वो ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो ट्रायल के अलावा अगर मैजिस्ट्रेट कुछ भी कर रहा है तो वो चीज़ होती है। अब ट्रायल कब शुरू होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से लेकर जजमेंट आने तक का जो सफ़र है, इसके अलावा मैजिस्ट्रेट कोई भी काम करे तो वो सब इंक्वायरी होगी। ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास करे तो वो सब इंक्वायरी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, देखो इन्वेस्टिगेशन जैसे कि मैंने बोला कि एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब ट्रायल में भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, और यहाँ पर भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी क्या होते हैं, एविडेंस कलेक्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुनना, यहाँ एविडेंस कलेक्ट कौन करता है, जज साहब करते हैं। ठीक है, जज की ड्यूटी होती है, और यहाँ पर इसकी ड्यूटी होती है पुलिस की। ठीक है, तो एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया तो ट्रायल के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी ऑर्डर, क्योंकि
काम किसका एविडेंस कलेक्ट करना, वो है जज साहब का, पुलिस क्यों करे। ठीक है, जैसे ही ट्रायल शुरू हो गया तो इन्वेस्टिगेशन जो है दोबारा से ऑर्डर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस कलेक्शन की ड्यूटी जो है जज साहब की है, पुलिस की नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, ऐसी कोई प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस कलेक्ट करती है पुलिस। क्या प्राइवेट पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो अगर इसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखा है, मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखा है तो ये कर सकता है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 13 की इन्वेस्टिगेशन होती है ना, चैप्टर नंबर 13 की, इस इन्वेस्टिगेशन को जो है सिर्फ और सिर्फ पुलिस करती है, ओनली बाय पुलिस। प्राइवेट पर्सन जो है वो नहीं करता। ठीक है, पुलिस करती है, प्राइवेट पर्सन नहीं करता। ये वाली इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, FIR केसेस वाली। ठीक है, FIR के केसेस वाली। क्लियर होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसमें एविडेंस कलेक्ट होते हैं। कौन करता है, पुलिस कलेक्ट करती है, प्राइवेट पर्सन कलेक्ट नहीं करता। और प्राइवेट पर्सन कब कर सकता है, जब मैजिस्ट्रेट ने उसको ऑथराइज कर रखा हो इस बिहाफ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक। हम आगे बढ़ेंगे कौन से सेक्शंस में मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है, अभी बेसिक चीज़ें हैं सारी सारी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई है इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेशन के अंदर कि अगर स्पेशल एक्ट में कोई भी प्रोविज़न अलग हैं, इनकन्सिस्टेंट हैं, तो वो वाले स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस वो होंगे। तो मान लो इन्वेस्टिगेशन जो है, लेट सपोज इन्वेस्टिगेशन का तरीका स्पेशल लॉ में डिफरेंट है, स्पेशल लॉ में डिफरेंट है, तो फिर वो प्रिवेल करेगा भैया, वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ऑफेंस स्पेशल लॉ का है और इन्वेस्टिगेशन भी स्पेशल लॉ से होनी है, तो जो वो अगर तरीका है तो हम यही तरीके को अडॉप्ट करेंगे ना, क्योंकि स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर जनरल लॉ, स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। इसके ऊपर मैक्सिम है, मैक्सिम पढ़ लो, जनरल एरिया स्पेशलिबस नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, डेफिनेशन में आपकी बेसिक बातें ही कवर होती हैं। इसके अंदर हम जब अच्छे से पढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें जो है कवर कर लेंगे। क्लियर हो गया, इन्वेस्टिगेशन आपको क्लियर हो गया। चलिए, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है, 2L में डिफाइन है, 2L। और ये क्या है, इंक्वायरी कहाँ पे है, 2K में, 2K। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला टॉपिक। अब आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग का। जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या डिफाइंड है, आंसर है नो। क्या इंक्लूड होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, सिर्फ वो बता रखा है। तो इसके लिए हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लिबरली इंटरप्रेट करके हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं इसका। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जिसमें कोर्ट जुडिशियल एक्शंस लेते हैं। ठीक है, कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अपनाता है। ठीक है, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, जुडिशियल एक्शन लेता है, तो उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। तो इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। अब ट्रायल में इन्होंने क्या लिखा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ऐसी प्रोसीडिंग जिसके कोर्स के दौरान एविडेंस लीगली ऑन ओथ लिए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोसीडिंग जहाँ पे एविडेंस लीगली ऑन ओथ लिए जा सकते हैं तो ट्रायल में लिए जाते हैं। तो सिर्फ ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, नहीं, इंक्वायरी भी है, क्योंकि इन्होंने इंक्लूड बोला है। अच्छा, कमीशंस भी, तो जब कोर्ट कमीशन अपॉइंट करती है तो वो भी तो एविडेंस लीगली ऑन ओथ लेती है। तो जो कमीशंस ने अपना एविडेंस लिए, तो कमीशन ने जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करी, क्या वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी? आंसर है यस।
क्योंकि कमीशन के पास पावर है एविडेंस लीगली ऑन ओथ लेने की। एविडेंस जो है ऑन ओथ ले, अगर ऑन ओथ नहीं ले पा रहे हो आप तो फिर वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर चलो, तो आप मुझे बताओ कि 164 में जो कन्फेशंस रिकॉर्ड होते हैं, 154 में जो 164 सीआरपीसी के अंदर जो कन्फेशंस रिकॉर्ड होते हैं, कौन रिकॉर्ड करता है? मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। और वो क्या, मतलब कन्फेशन बेसिकली एविडेंस है, पर वो ऑन ओथ नहीं होता, ऑन ओथ नहीं होता। तो वो क्या एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है? आंसर है, अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो देखो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। 164 सीआरपीसी की जो वो है आपका कन्फेशन, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है। तो जब वो चीज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ली जा रही है, और भले ही बेशक मैजिस्ट्रेट क्यों ना ले रहा हो, तो उसे आप जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहोगे। ठीक है, वो क्या है? वो एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, अगर 164 सीआरपीसी में स्टेटमेंट्स जो कि ऑन ओथ ली जाती हैं, तो उसको भी आप जुडिशियल प्रोसीडिंग का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है। तो वहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाएगा, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माने जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमारे पास कवर हो गई हैं, जो इम्पॉर्टेंट थी सारी। अब आता है ऑफेंस की डेफिनेशन। ऑफेंस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कोई एक्ट या कोई ओमिशन जो लॉ के द्वारा पनिशेबल हो। अब ऑफेंस इन्होंने क्या लिखा था मैं आपको वहीं बताता हूँ। मैंने लिखा हुआ ऑफेंस के बारे में पहले ऊपर, तो ऑफेंस में अगर हम चलते हैं ऊपर, कोई एक्ट या ओमिशन जो पनिशेबल है किसी लॉ के द्वारा, चाहे वो लॉ जो है BNS हो, चाहे वो स्पेशल लॉ हो, चाहे लोकल लॉ हो। और ऑफेंस की डेफिनेशन में एक सेक्शन नंबर 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट भी आता है। सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये आपका प्री क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ऑफिसर इंचार्ज के बारे में। ऑफिसर इंचार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ऑफिसर इंचार्ज बेसिकली क्या होता है, इसको कहा जाता है SHO, स्टेशन हेड ऑफिसर। क्या ये डिफाइंड है? नहीं, ये डिफाइंड नहीं है। क्या एब्सेंस में कौन काम करेगा वो बता रखा है बस, कि ऑफिसर इंचार्ज की एब्सेंस में कौन काम करेगा। तो उसका आंसर है जो नेक्स्ट इन रैंक ऑफिसर होगा वो काम करेगा। ठीक है, और वो नेक्स्ट इन रैंक का बंदा कोई भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर ही होगा, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। और ये भी बोला गया है कि इस पर्सन को डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, कि कोई पर्सन जो है वो डायरेक्ट कर दे कि वो ड्यूटी निभाए, डायरेक्ट पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटी। ठीक है, ये वाली फिर बताता हूँ, फिर भी दोबारा से एक हल्का सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट रैंक का ऑफिसर होगा, और यही पर्सन यही क्या कहते हैं एब्सेंस में कौन काम करेगा। एक तो हो गया हमारे पास कि स्टेट गवर्नमेंट जो एक जो है जो नेक्स्ट इन रैंक का जो ऑफिसर होगा वो काम करेगा, और दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन पास कर सकती है कि ये जो पर्सन मैं अपॉइंट कर रहा हूँ कि ये काम करेगा। ठीक है, टू बी SHO कोई हो सकता हो। अच्छा, अब आगे आता है हमारे पास प्लेस, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, ये सारी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। प्लेस में इंपॉर्टेंट बात याद रख लो आप कि प्लेस का अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। प्लेस में अब हाउस भी आता है, बिल्डिंग भी आती है, और टेंट भी आता है, व्हीकल भी आता है। व्हीकल नया ऐड होता है, फिर पहले नहीं था पुराने उसमें। वेसल भी आती है।
तो अगर अब कोई किसी की गाड़ी में घुस जाता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जा सकता है, ठीक है। अगर कोई किसी की गाड़ी में घुस जाए तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जा सकता है। एंटरिंग इनटू अ व्हीकल फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है, फॉर ऑफेंस ऐसे, तो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो हमने आगे पढ़ना है, सब डिवीज़न हम बाद में पढ़ेंगे। समन केस एंड वारंट केस, विक्टिम कौन होता है, तो चलो समन केस एंड वारंट केस के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री कर लेते हैं। अभी समन केस में बेसिक बात करता हूँ आपको मैं। समन केस और वारंट केस में डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। समन केस होते हैं 2 साल से लेस देन 2 ईयर्स वाले, और वारंट केस होते हैं अबव 2 ईयर्स वाले, अबव 2 ईयर पनिशेबल वाले। इसके ऊपर मेंस क्वेश्चन आएगा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। पहले हम पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद विक्टिम होता है एक तो एग्रीड पर्सन, दूसरा उसका गार्जियन, और उसका तीसरा उसके आयर्स। तो विक्टिम में तीनों चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारे पास ख़त्म हो गया हमारे पास ये टॉपिक। अब एक आखिरी चीज़ बचती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन क्लॉज। ट्रांसपोर्टेशन क्लॉज तो रही है, सब सेक्शन है ये, मतलब कि देखो ये एक लॉ है, लॉ 1, और ये एक L2 है। इसकी डेफिनेशंस को यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ अप्लाई करने के लिए इस लॉ के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन क्लॉज होता है। तो 2 सबसेक्शन 2 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सबसेक्शन का काम कर रहा है ये। और बोला गया है कि L1 कौन सा लॉ है जिसकी आप डेफिनेशन उठा रहे हो, ये है IT एक्ट, और ये है साथ में भारतीय न्याय संहिता BNS, ठीक है। तो ये था जी आपका डेफिनेशन वाला पार्ट, और क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्रोबेबली मेंस क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंस फेज, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में क्या फ़र्क होता है, समन केस और वारंट केस में क्या फ़र्क होता है, तो वो चीज़ हम जो है अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।